हेलो, हाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से सलाम अर्ज करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और हेलो कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन की जनरल नॉलेज हमने आपको दिया था पिछली वीडियो में, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की आईटीआई को लेकर के। अब हम लोग बात करने वाले फिटर के ऊपर कि जब आप लोग बेंच फिटर करके या मेंटेनेंस फिटिंग का कोर्स, तो खैर स्पेशली तौर पर तो हमारे आईटीआई के अंदर ये सिलेबस है नहीं मेंटेनेंस फिटर का, लेकिन बेंच फिटर और अलाइनमेंट फिटर जो होता है, जब आप ये कोर्स करते हैं और आईटीआई से ये जब कोर्स करके आप लोग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक फिटर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो किन किन बातों का नॉलेज एक फिटर को होना चाहिए जब आप जॉब लेने जाते हैं। तो इंटरव्यूज में आपके साथ क्या होता है। देखिए, एक तो ये है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आपका होता है उसमें आपका हाथ मजबूत होना चाहिए। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका हाथ मजबूत होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की जानकारी हमेशा ज़रूरी होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स के यानी कितना आदमी अलर्ट है, इसी के आधार पर इस बात का तय किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि वो आदमी कितना सीख सकेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन अंदर देखा जाता है आपके अंदर कि आप क्या सीख सकते हैं, कितना सीख पाएंगे। ये इंटरव्यू लेने वाले को भी मालूम है कि ये आईटीआई फ्रेशर है और इसने अप्रेंटिसशिप की हुई है। जनरली आप लोग अप्रेंटिसशिप करने के बाद ही जॉब पाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये कि हमने किस इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप की, ठीक है, और कितनी बेसिक नॉलेज हमने लिया संभावित इंडस्ट्रीज का। कम से कम 2 3 4 इंडस्ट्रीज का आपको और बेसिक नॉलेज नेट से या किसी भी तरह से ले लेना चाहिए, तो वो आप लेकर रख ले। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी आईटीआई में सीखा है, अक्सर हमारी धारणा अवधारणा ये होती है कि हम लोग जब अप्रेंटिसशिप कर रहे होते तो हम सोचते हैं कि दुनिया भर का नॉलेज हम लोग लेते हैं, इस डिपार्टमेंट का भी ले लें, उस डिपार्टमेंट का भी ले लें, तो क्या होगा कि हमारा जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो हमसे खुश हो जाएगा और हमें जॉब दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको आपकी जिस साइट पर आपको रखा गया है, ये अप्रेंटिसशिप जब आप करेंगे, कहीं 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, कहीं जगह 2 साल की होती है, तो उस 1 साल या 2 साल में आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रखा जाएगा, एक से ज़्यादा जगह आपको दी जाएगी, कम से कम 2 जगह आपको जॉब दी जाएगी। तो एज एक तो ये कि आप अप्रेंटिस हो, यानी अप्रेंटिस छात्र हो, अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो, तो आपको जोखिम में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको जोखिम भरे काम नहीं दिए जाएंगे हर जगह, हर इंडस्ट्री में तो आपको जोखिम भरे काम नहीं दिए जाएंगे। तो आपका काम जो होना चाहिए वो एज ए अप्रेंटिसशिप करते हुए आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स यानी मशीन के बारे में, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए, मशीन के बारे में ले लेना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग वो मशीन कैसे काम करती है, क्या है उनमें पावर सोर्स, क्या होता है क्या नहीं होता, ये अगर आप इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पावर उसमें होना चाहिए, कितना मतलब मोटर किस हार्स पावर की लगी हुई होती है, ट्रांसमिशन उसका जो, अगर आप फिटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की गियर बॉक्स से उसको पावर ट्रांसमिशन दी जा रही है, कितनी हर्ट्ज पर उसको पावर ट्रांसमिशन दी जा रही है। ये दोनों में काम आएगा, ये इलेक्ट्रिशियन को भी सीखना होता है, और ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट से आईटीआई कर रहा होता है उसको भी पता होना चाहिए कितने हर्ट्ज में उसकी जो है रफ्तार जा रही है, फिर फीड दी जा रही है। किसी चीज़ को अगर आप फीड दी जा रही, मान लीजिए कोयले की फीड दी जा रही, लाइम स्टोन की फीड दी जा रही बेल्ट के ऊपर, तो वो कितनी हर्ट्ज से कितने आरपीएम से घूमती है, वो जानकारी इन तीनों को होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट से आईटीआई कर रहे हैं तो आपको रिलेस की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। रिलेस की आपको जानकारी होना चाहिए, आपको ईएमसीबी की जानकारी होनी चाहिए, ईएलसीबी की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको मेगार की जानकारी होनी चाहिए, आपको भाई कैसे चेक किया जाता है, आपको न्यूट्रल फेस की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो। इसके अलावा आपको सेफ्टी वर्क प्रोसीजर जो है कॉमन होता है, वो हर जगह आपको पता होना चाहिए। फायर एंड सेफ्टी वर्क प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, कितने वोल्टेज के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह के यानी इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होता है, हीट बर्न क्या होता है, एक्सपोजल क्या होता है, किस तरह से हो सकता है, किस तरह की लापरवाहियाँ करने से क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको पहले से लेना है। वो कोई एक दिन में नहीं ले सकता, ऐसे नहीं होता है कि आज आपको ज़रूरत पड़ी तो आज ही आप जानकारी लेने के बैठे और 24 घंटे में सारी तैयारी कर लेंगे, वो कभी भी आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला। जिस दिन से आप आईटीआई में घुस रहे हैं, आप पहले वर्ष के छात्र हैं, प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, आपको जानकारी अभी से लेना शुरू करना पड़ेगी। तो ये चीज़ें बेसिक नॉलेज जो होता है ना, आपको जानकारी सबसे पहले हमें हमारे टूल्स क्या है और किस तरह के टूल्स हमारे यूज़ होते हैं, इनकी जानकारी हमको लेनी है। दूसरा, इंडस्ट्री में किस तरह के टूल्स को हमें फेस करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हमें लेनी है। देखिए, फाइलिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अगर एक आप फिटर है,
तो फाइलिंग की जरूरत जो होती है ना, फाइल जो आपकी होती है, बास्टर्ड फाइल होगी, सेकंड कट फाइल होगी, स्मूथ फाइल होगी, डेड स्मूथ फाइल होगी, इसके अलावा हाफ राउंड फाइल होगी, राउंड फाइल होगी, मिलर फाइल होगी, इस तरह की कई फाइलें आपकी होगी। तो उनका यूज़ हर जगह इंडस्ट्री में नहीं होता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में फाइल का इस्तेमाल नहीं होता, रीमर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि इन चीज़ों की जो है इस्तेमाल आपका नहीं होगा। चीज़र आपका इस्तेमाल मे बी फिटर, अगर आप मेंटेनेंस फिटर में जा रहे हैं तो फाइल का तो आपका भूल जाइए, आपका कोई इस्तेमाल फाइल का तो नहीं होने वाला, बहुत कम इस्तेमाल होता है। बहुत ही कम जगह होती है जब फाइल का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो है वहाँ पर हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल होता है। हैंड ग्राइंडर जो होता है, पोर्टेबल आपका ग्राइंडर होता है, इसी में आपका जो ग्राइंड व्हील होता है उसमें अलग अलग जो है अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। उसमें स्मूथ भी होता है, डेड स्मूथ भी होता है, बास्ट यानी रफ कट भी होता है। तो आपका अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और जहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील काम नहीं कर सकता है, ऐसी जगह पर फाइल का फिर इस्तेमाल किया जाता है, वरना फाइल का इस्तेमाल वहाँ इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता है। आपको ग्राइंडर की प्रॉपर जानकारी अपनी आईटीआई के दौरान ही लेनी है। ग्राइंडिंग व्हील की जो एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसमें क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, उसमें जो गार्ड लगा हुआ होता है वो क्यों होता है, ये सारी जानकारी वैसे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। आप ये इस चीज़ से आश्वस्त होकर मत बैठिए कि फ़ाइल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ आईटीआई में कर रहे हैं तो वहाँ इंडस्ट्री में भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ फाइल से ही घिसनी होगी। आप खुद ही देख रहे हैं कि एक जॉब आपको फाइल से घिस कर बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में जहाँ पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, ये चीज़ें बन रही है, वहाँ फाइल का इस्तेमाल तो नहीं होगा। आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो क्या होता है कि फाइल्स का इस्तेमाल आप सोच रहे होंगे कि जब पार्ट्स बन जाते होंगे तो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता होगा उसको हटाने के लिए जो है फाइल का इस्तेमाल होता है। अव्वल तो आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता ही नहीं है, और जहाँ होता भी है तो वो भी मशीन से ही हल होता है, उसको भी सीएनसी मशीन से ज़्यादातर ऑपरेट कर दिया जाता है, वरना हैंड ग्राइंडर की मदद से ही उसे रिमूव किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। वर्कशॉप के अंदर भी मिलर मशीन, शेफर्ड मशीन, इस तरह की मशीनें होती है जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर हो जाता है। तो आज ज़माना वो नहीं रहा है कि हर चीज़ आपको, छोटे मोटे क्रैक वगैरह होते हैं, स्क्रैच वगैरह होते हैं, वो फाइल से आपको हटाने पड़ते हैं। मे बी वो ज़रूरी नहीं, छोटी इंडस्ट्री होगी तो वहाँ यूज़ होगा, बड़ी इंडस्ट्री में फाइल का बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ये सोच कर बैठे होंगे कि जब हम लोग मेल शाफ्ट को फीमेल शाफ्ट में फिट करेंगे, यानी मेल शाफ्ट में फीमेल शाफ्ट फिट करेंगे, या फीमेल में मेल को फिट करेंगे, तो वहाँ पर हल्के जो स्क्रैच होंगे वहाँ पर फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। मे बी ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी एमरी पेपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री जो है, टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि पार्ट्स इतने ज़्यादा स्मूथ बन करके आते हैं कि जब हम लोग इंडस्ट्री में जब काम करते थे फैक्ट्री वगैरह में, तो हम लोग खुद ही देखते थे उस चीज़ में। जब हम लोग शाफ्ट वगैरह आती थी तो वो इतनी ज़्यादा फाइन कट होती थी, इतनी ज़्यादा फाइन तरीके से वो बनी हुई होती थी कि हमें वहाँ पर ज़्यादातर घिसने की नौबत आती ही नहीं थी फाइल से। बहुत कम ऐसे मामले होते थे, और ज़्यादातर तब ये होता था जब हम लोग पुराने पार्ट्स, यानी निकले हुए पार्ट्स ही इमरजेंसी में फिट कर रहे होते थे, तो उनको हमें ज़्यादातर तो वर्कशॉप में जाते थे, क्योंकि वर्कशॉप में मशीनें लगी हुई थी। हर एक इंडस्ट्री में समय बचाने की कोशिश आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए क्या होती है, वर्कर और समय बचाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब हम लोग उसे घिसते थे तो हम लोग 3 घंटे में उसको तैयार करते थे, और वही चीज़ वर्कशॉप के अंदर जब वो लोग देते थे तो 2.5 घंटे में, अगर उनके पास समय भी नहीं होगा तो 2.5 घंटे में वापस आ जाएगी, और अगर समय तत्काल होगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो तैयार होकर वापस आ जाती। तो क्यों फिर वो फाइल का इस्तेमाल करवाएंगे, आप ये खुद ही सोचिए। तो जंग हटाना करना, इसके लिए एमरी पेपर का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो होता है, जंग को हटाने के लिए एमरी पेपर वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। थिनर का इस्तेमाल साफ़ सफाई वगैरह के लिए करते हैं। इसके अलावा और भी पीडीलाइट कंपनी का जो है, पीडीलाइट कंपनी के कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं। इसके अलावा पिनियन ब्रश का इस्तेमाल होता है, यानी पिन ब्रश का जो है, वायर ब्रश या पिन ब्रश का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि उन चीज़ों की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो चीज़ें हमारी यूज़ में आती है। सबसे ज़्यादा हैंड ग्राइंडर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ में आता है। हमेशा इस बात को याद रखें, हैंड ग्राइंडर सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है इंडस्ट्री के अंदर। तो हैंड ग्राइंडर की आपको प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से जानकारी लेनी। इसके बाद ड्रिल जो है, ड्रिल मशीन जो ड्रिल बिट जो है, ये सबसे ज़्यादा काम आता है वर्कशॉप में। और कई कंपनियां ऐसी होती है जब जो है कंपनीज़ में
पर्सनली तौर पर फिटर को, जो फिटर वहाँ पर होते हैं, उनको भी कई बार ड्रिल करना पड़ता है, क्योंकि कई कंपनियों में ऐसा होता है कि पार्ट्स जब बनाए जाते हैं तो हर एक वर्कशॉप के अंदर एक पर्सनल एक ड्रिल मशीन जो है होती है। वहाँ पर आपको अपने ज़रूरी काम जो है वहीं पर करना होते हैं, वर्कशॉप आपको जाने की या जो भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ड्रिल बिट की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा ये कि कोई भी फिटर का काम आप कर रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशंस में और ड्राइंग में आपको मास्टर होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि हम थ्योरी कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के बिना आप अपनी थ्योरी को यूज़ ही नहीं कर सकते हो, अपने प्रैक्टिकेशन को, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से आपको आईटीआई में सिखाया जाता है, इंडस्ट्री में वैसे तो काम होता नहीं है। वहाँ तो कोई चीज़ नाप तोल से बन रही होती है, जहाँ पर अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो जनरली इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप आईटीआई में तो जनरली उस चीज़ को नाप लेते हैं ना, लेकिन इंडस्ट्री में हर चीज़ एक ही बार में परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहली ही बार में सही करना है। वहाँ पर आपको 10 बार सुधारने के लिए वो मौका नहीं देंगे। इसीलिए एक तो आपकी जो मेजर स्किल जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, उसको आपको डेवलप करना है अपने आईटीआई में रहते हुए ही, कि आपके मेजरमेंट एक ही बार में परफेक्ट होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल में पिछड़ जाएंगे, आप अपने इंजीनियर के फेवरेट नहीं बन पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे, सुपरवाइजर से फेवरेट नहीं बन पाएंगे, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप जो है इंटरव्यू में ही फेल हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपको नौकरी मिल भी जाएगी, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, वैसा सीख नहीं पाएंगे, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपना नॉलेज अपने को बताता है कि अपने थ्योरी के अलावा अपना प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज कितना आपने लिया है। क्योंकि आज जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आज से 10 साल पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते थे, तब जब जिस तरह से परखा जाता था, जो वर्कर थे उनको परखा जाता था, आज वैसे नहीं परखा जाता। इस बात को आज समझने की आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। जब हमारे समय में 2006 में जब हम लोग इंटरव्यू देने गए थे, तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं, मोबाइल फ़ोन भी वो बेसिक वाले मोबाइल फ़ोन चलते थे, रिलायंस क्लासिक्स वगैरह चलते थे, या नोकिया के जो मोबाइल थे वो चलते थे। तो हमसे हमसे उन लोगों ने कभी भी अपेक्षा नहीं की होगी कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बेटर जानकारी ले पाएंगे, इंडस्ट्री में कैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कैसी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो लेकिन आपसे उनको वो अपेक्षा होगी, इसीलिए आपसे उनको ये अपेक्षा होगी कि आज इंटरनेट क्रांति हो गई है। तो आज जब वो अपने लिए स्किल वर्कर को ढूंढना चाहते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि इन्होंने अपने आईटी ट्रेड थ्योरी के अलावा, प्रैक्टिकल के अलावा किन किन चीज़ों का नॉलेज ले रखा है, इनको कितनी जानकारी इस इंडस्ट्री के बारे में। और ख़ासकर जब आप अप्रेंटिसशिप करके आते हैं तो उनकी अपेक्षाएँ आपसे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको अपने नॉलेज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक आईटीआई में जब आप फिटर की जॉब पाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन की जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जॉब पाना चाहते हैं या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जॉब पाना चाहते हैं, एक ऐसी मैकेनिक या ऐसी टेक्नीशियन की जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल की जानकारी होना चाहिए। नई जो टेक्नोलॉजी उसमें उभर कर आई है, किस तरह के इंडस्ट्रीज़ में किन चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज़ की में किस तरह के टूल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हम लोग इंडस्ट्रियल मशीनों की जानकारी आपको देंगे, किस किस तरह की इंडस्ट्री में किस किस तरह की मशीनरी का यूज़ होता है, वो सारी नॉलेज हम आपको देंगे। और ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही जो हमसे जो कम नंबर लाते थे आईटी जो एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, और प्रैक्टिकल में भी हमसे कम नंबर जिनको मिले थे, थ्योरी में भी हमसे कम जानकारी जिनको थी, वो लोग भी हमसे आगे निकल गए। क्योंकि वो क्या था, कैलकुलेशन में एक तो हमारे बराबर थे, ड्राइंग पढ़ने में एक हमारे बराबर थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा उनका था ये। और जहाँ भी आप जॉब पाने जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन के आप किसी भी फिटर के फील्ड में या किसी इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओम के बारे में, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, विद्युत धारा के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आप मान लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट से हैं, तो आपको ईएलसीबी, ईएमसीबी, इनका कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या होता है, किस तरह से, वो सब चीज़ें आपको पता होगी ना, तभी तो आप जो है कर पाओगे, या शीट भर पाओगे, कैसे भर पाओगे। तो बेसिक जो कैलकुलेशन गणित का जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ड्राइंग का हमारा जो भी हमारा नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी हमारे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मे बी अगर वो उतनी ज़्यादा आपको थ्योरी परफेक्टली याद नहीं तो चलेगा, आपको बेसिक नॉलेज थ्योरी में है और बेसिक से थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज थ्योरी में है तो चल जाएगा। आपको सिद्धांत जो है पता होना चाहिए और प्रैक्टिकल जो आपने किया है उस पर आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्योंकि इंडस्ट्री में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। टूल्स के बारे में आपको अच्छे से मालूमात करनी पड़ेगी, अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी, टूल्स का आपको परफेक्टली नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। कैलकुलेशन पर और ड्राइंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, विशेष ध्यान आपको देना है, क्योंकि जब भी आपको कोई जॉब मिलेगा, किसी भी कंपनी में मिलेगा, तो वो आपको ब्लूप्रिंट के रूप में मिलेगा, आपको ड्राइंग के रूप में मिलेगा। और वो वहाँ पर अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है, तो प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, आप उसको सही से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कला ये होती है कि अगर आपको मान लीजिए आपको 11 बाई 20 का एक जॉब बनाना है, तो हमें कितना रफ लेना है, ये हमें हमें जनरली हमें तो आईटीआई में तो हम लोग कोई क्या ले रहा है, कोई 1 ज़्यादा ले रहा है, कोई 2 ज़्यादा ले रहा है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में एक हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही आपको एक्स्ट्रा जो मेटल है आपको लेना पड़ेगा। तो आपको वो एक्स्ट्रा मटेरियल एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लेना है, तो फिर आपकी स्किल इतनी होनी चाहिए कि आप पहली बार में उसको परफेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक होती। दूसरी प्रॉब्लम ये आती जब हम दो चीज़ों को जॉइंट करते हैं, या कोई पाइप को आप जॉइंट कर रहे हैं, रेलिंग बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो कितना हम लोग कट या रेडियस डालें कि वो परफेक्ट हो जाए, उसका आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। वो अगर कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी जो रेलिंग वगैरह आप लगाएंगे या कुछ भी प्लेटफॉर्म वगैरह आप बनाएंगे, तो ढंग का नहीं दिखेगा। तो आप जो अगर क्योंकि देखिए, जब आप फिटर के तौर पर जॉब करने जाएंगे ना इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको मेंटेनेंस फिटर का भी काम करवाया जा सकता है, बेंच फिटर का भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा आपको फैब्रिकेशन फिटर का भी करना पड़ता है, और मोस्टली जो है फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस फिटर का ही काम करना पड़ता है एक फिटर को, चाहे वो बेंच फिटर से आईटीआई करे, चाहे वो मेंटेनेंस फिटर से आईटीआई करे। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि टर्नर अलग होता है, टर्निंग फिटर वो भी फिटर ही है, लेकिन वो फिर टर्नर का सोर्स ही अलग हो जाता है, मशीनिस्ट का सोर्स ही फिर अलग हो जाता है, वो भी एक तरह से फिटर ही है जो लेथ मशीन वगैरह पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने नॉलेज ही अलग लिया है ना। तो फिर हमसे तो यही अपेक्षा की जाएगी कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो तो भाई हमसे तो फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस फिटर की ही अपेक्षा की जाएगी ना। तो अगर हमने टर्निंग और मशीनिस्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम लोग मेंटेनेंस फिटर भी हैं, हम लोग फैब्रिकेशन फिटर भी है, और हम लोग साधारण मशीन भी चला सकते हैं। तो हमसे उसी तरह की जॉब की अपेक्षा की जाएगी। तो उसमें कट कैसे लगाना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, क्या करना है, उसका नॉलेज भी हम लोग आपको जो है देंगे। ये बेसिक क्लास थी आपकी। अब एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उस एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चले जाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे कि किस चीज़ में कितना आपको नॉलेज होना चाहिए एज ए फिटर, ताकि आपको बेसिक नॉलेज वो हो तो आप जॉब कर सकें।